मूल तर्क यह है कि इन शक्तियों की आड़ में मिसयूज किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, युवाओं को फंसाया जा रहा है। यानी ये कहा जाता है कि सेना इसका दुरुपयोग करती है, दुरुपयोग करके मानवाधिकारों का हनन करती है, जनता को परेशान करती है, महिलाओं का उत्पीड़न करती है, युवाओं को गलत कारणों से गिरफ्तार करके उनका भविष्य खत्म कर देती है। और इसीलिए इस कानून, और सबसे बड़ी चीज, ये कानून अनैतिक है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के खिलाफ है, मूल अधिकारों के खिलाफ है। तो ऐसे किसी कानून की अनुमति कैसे दी जा सकती है? हालांकि यदि आपको जानकारी हो तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, और आर्टिकल 13(2) के तहत यदि वो चाहे तो ह्यूमन राइट्स को के वायलेशन को रोककर 32 के तहत रिट जारी कर सकती है। लेकिन वहीं आर्टिकल 33 में और 34 में ये बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स को कुछ जगह वायलेट होने से भी रोका नहीं जाएगा। और वहीं पर ये लिखा है कि जहां सैन्य कानून, 34 में लिखा हुआ है कि जिन जगहों पर सैन्य कानून लागू होगा वहां फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन का सुप्रीम कोर्ट का अधिकार लागू नहीं होगा। और इस तरीके से सैन्य कानून के दुरुपयोग का विरोध किया जा रहा है। और इस विरोध का प्रतीक, जैसे हमने कहा, इरोम शर्मिला को माना जाता है, जिसने 16 वर्षों तक भूख हड़ताल की और फिर वो पॉलिटिकल वॉर में गई। और विडंबना देखिए, इतना बड़ा चेहरा चुनाव में जमानत नहीं बचा पाया। ये दिखाता है कि हमारी डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी का लेवल क्या है, या इरोम शर्मिला वास्तव में मणिपुर के लोगों की प्रतिनिधि थी भी या नहीं। हालांकि माना जाता है कि यदि आपको जनता का दिल जीतना है तो उन्हें सेना के कानून से, कठोर कानूनों से बाहर लाना होगा। और इसलिए भारत सरकार ने 2015 में त्रिपुरा में और फिर उसके बाद 2018 में मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों से इस कानून को अलग किया है। लेकिन आपको निष्कर्ष में यही कहना है कि जब तक देश में अशांति होगी, असंतोष होगा, तब तक देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, लोक व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए, चाहे निवारक निरोध कानून हो, आर्टिकल 22 से जुड़े प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, चाहे आफ्स्पा कानून हो, चाहे प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट हो, ये सारे कानूनों को बनाए रखना जरूरी होगा। इस आफ्स्पा का एक छोटा भाई भी है और उस कानून का नाम है डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट। और डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट मिनी आफ्स्पा भी कहलाता है। ये डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट उन क्षेत्रों में लगाया जा सकता है जहां अचानक से असंतोष या अशांति की स्थिति है। तो अंतर यह है कि आफ्स्पा सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर के साथ मिलकर लगाती है, लेकिन डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जो है, या डिस्टर्ब्ड एरिया जो डिक्लेयर करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करके रखा गया है, या अभी कुछ समय पहले गुजरात में सूरत वडोदरा में जो आंतरिक अशांति हुई थी तो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लागू किया गया था। तो स्थानीय असंतोष की स्थिति में इसको लागू किया जाता है। रही आफ्स्पा की बात, तो आफ्स्पा सबसे पहले, आपको यदि इसके इतिहास पर जाना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आफ्स्पा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट से अलग है। भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का ब्रिटिशकालीन उदाहरण रोलेट एक्ट था, और उसके बाद फिर 1950 में निवारक निरोध कानून, 70 में मीसा और कोफे पोसा, 80 में टाडा, 90 में पोटा, और अभी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया है। जहां तक इसकी बात है, आफ्स्पा की बात है, तो आफ्स्पा जैसा कानून पहली बार लाने का श्रेय लिनलिथगो को दिया जाता है। लिनलिथगो ने अगस्त क्रांति जिसको बोलते हैं, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया, और 9 से 12 अगस्त के बीच देश भर में हिंसात्मक घटनाएं होती हैं, पब्लिक असेट्स को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो पहली बार आफ्स्पा कानून 9 अगस्त को लिनलिथगो ने लगाया था, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी, ठीक है ना, अव्यवस्था को देखते हुए। आजादी के बाद हमने इस कानून को इसलिए जारी रखा ताकि जहां पर भी असंतोष है, विद्रोह है, वहां सेना को आसानी हो काम करने में। तो सबसे पहले हमने नागालैंड में लगाया 1958 में, नागालैंड के अंतर्गत, ठीक है। नागालैंड में इसके पहले 1955 में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट भी लगा था। उसके बाद हमने पंजाब में लगाया था 1983 में, जम्मू कश्मीर में लगाया था जब 90s के बाद वहां अराजकता फैलेगी 1990 में, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में समय समय पर इसे लगाया जाता रहा था। हाल ही में जैसे हमने कहा कि इसे नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों से हटा लिया गया है। तो यह है आफ्स्पा या आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो उत्तर पूर्व पर चर्चा के आखिरी हिस्से में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारत सरकार द्वारा उत्तर पूर्व में शांति बहाली के लिए, उत्तर पूर्व में विकास के लिए, उत्तर पूर्व का दिल जीतने के लिए, उसे भारत से जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए। पिछले 6 वर्षों में वर्तमान सरकार के द्वारा इस दिशा में गतिमान प्रयास किए गए हैं, इसलिए ये प्रश्नों का एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया बन सकता है। इसी दौरान नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई हैं उसका एक अलग से फ्रेमवर्क मैं आपको दूंगा, जो अलग जगहों पर भी काम आ सकता है, कि उत्तर पूर्व में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रोड है, रेल है, एयरपोर्ट है, या फिर बाकी औद्योगिक विकास है, इसके लिए क्या क्या काम किए गए। तो यदि हम उत्तर पूर्व की अशांति के समाधान पर चर्चा करें, ठीक है, तो रणनीति फिर वही हो सकती है। संवैधानिक रणनीति होगी, वैधानिक रणनीति होगी, राजनीतिक रणनीति होगी, प्रशासनिक रणनीति होगी, सुरक्षात्मक रणनीति होगी। तो हम अलग अलग हिस्सों पर चर्चा करके देखते हैं कि वो क्या है। यदि संवैधानिक रणनीति की बात की जाए तो उत्तर पूर्व के क्षेत्रों को 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जो विशेष दर्जा दिया गया है, और जिसके माध्यम से वहां पर ट्राइबल काउंसिल्स बनाई जा सकती हैं, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स या रीजन्स बनाए जा सकते हैं, इनके माध्यम से आप देखते हैं कि
वहां पर शांति बहाली की कोशिश की गई है या वहां की क्षेत्रीय अपेक्षाओं को स्वर दिया गया है। दूसरे हिस्से में आपका आर्टिकल 371 के अंतर्गत दी गई रियायतें आती हैं। पिछले कुछ महीनों में 371 पर चर्चा बहुत मुखर रूप से उभरी। हुआ ये कि नॉर्थ ईस्ट के एक मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि 370 और 35A के बाद अब अगला नंबर 371 का है और इसीलिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को एक साथ आना चाहिए और 371 यानी अपने विशेष दर्जे की रक्षा के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। ललथनवाला मुख्यमंत्री का नाम है, ठीक, मिजोरम के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये बात कही थी। इसके बाद नेशनल मीडिया में ये बात इतनी मुखर रूप से उठी कि हमारे गृह मंत्री को स्वयं संसद में जवाब देना पड़ा कि सरकार की कोई मंशा नहीं है कि वो 371 को टच करेगी। 371 से जुड़ी नॉर्थ ईस्ट की परिस्थितियां जम्मू कश्मीर से बिल्कुल अलग हैं। जम्मू कश्मीर का जो विरोध है वो एंटी नेशनल है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में सांस्कृतिक रक्षा के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में जो कारण थे उनके कारण देश के अखंडता पर प्रहार हो रहा था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इससे भारत से जुड़ने में मदद होती है, नॉर्थ ईस्ट की स्थानीय आकांक्षाएं पूरी होती हैं, इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि 371 को छूने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। तो ये देखा जाए, ये अलग से प्रश्न आ सकता है कि आर्टिकल 371 उत्तर पूर्व की अपेक्षाओं को कैसे पूरा करता है। तो 371 एक बड़ा आर्टिकल है। 371 के अंतर्गत कुछ राज्यों और उनके क्षेत्रों को विशेष दर्जा दिया गया है और विशेष दर्जे के अलावा वहां राज्यपालों को विशेष अधिकार भी दिए गए। तो 371 स्पेशल स्टेटस के साथ स्पेशल राइट्स देता है गवर्नर को। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 371 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल राज्य विधानसभा की राय से बाध्य नहीं है, यानी उसकी स्वविवेकी शक्ति है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिएशन पास में है। यानी 371 का यूज करके केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से इच्छा अनुरूप काम कर सकती है यदि राज्य विधानसभा की इच्छा ना भी। तो 371 के अंतर्गत मूलतः महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों के बारे में बात है। तो 371 बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले 371 है, फिर 371 ए से लेकर जे तक प्रावधान किए गए हैं। मैं एक एक करके बताने की कोशिश करता हूं। 371 जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में राष्ट्रपति को अधिकार शक्तियां प्रदान करता है। महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा और गुजरात का सौराष्ट्र और कच्छ रीजन इसके अंतर्गत आता है, जहां राष्ट्रपति विकास बोर्डों का निर्माण कर सकता है या विकास बोर्डों की स्थापना कर सकता है। ठीक, बाद में हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र भी 371 से जोड़ा गया, आगलैंड क्षेत्र करके है, लेकिन बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात से जुड़ा है। 371 ए जो है ये नागालैंड में लैंड राइट्स प्रदान करता है वहां की विधानसभा को, यानी वहां जमीन खरीदने का अधिकार बाहर के लोगों को नहीं होगा। प्लस वहां पर्सनल लॉ, नागा जनजाति पर सोशियो इकोनॉमिक मामलों में, सामाजिक धार्मिक मामलों में निजी कानून लागू होगा, वहां भारत का कानून लागू नहीं होगा, ये बात है। इसके अलावा नागालैंड में इनर लाइन परमिट की व्यवस्था भी इसी आर्टिकल से जुड़ती है। 371 बी, जैसा मैंने बताया, मेघालय का निर्माण असम से अलग होकर 371 बी के अंतर्गत किया गया है। 371 सी में मणिपुर के अंतर्गत विकास की बात की गई है। यहाँ के राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि वो पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए काम करे। राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल से कहकर पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए बोर्ड बना सकता है। ये 371 सी में। 371 डी और ई आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ था, यहाँ से थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। ये आंध्र प्रदेश के लोकलाइट्स को एजुकेशन में, जॉब्स में प्रायोरिटी देने की बात करता है। यानी आंध्र प्रदेश के कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जहां नौकरियों में सरकार आरक्षण कर सकती है लोकल लोगों के लिए। 371 एफ सिक्किम के बारे में है, और सिक्किम के बारे में यह अधिकार सिक्किम में जाकर रहने, भूमि खरीदने से परे जाकर यहां तक है कि सिक्किम के लैंड राइट्स के मामले में वहां की विधानसभा के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की संसद भी बदल नहीं सकती है। यानी पावरफुल लैंड राइट सिक्किम को दिए गए हैं 371 एफ के तहत। 371 जी, ठीक है, एफ के बाद जी आता है, ठीक है। ये इसको काटना पड़ेगा। 371 जी मिजोरम क्षेत्र में लैंड एक्विजिशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसके लिए बाहरी अधिकारों को नियंत्रित करता है, स्थानीय लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। जी के बाद एच जो है ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को अधिकार देता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में मुख्यमंत्री को निर्देशित कर सकें। आई जो है वो गोवा विधानसभा में मिनिमम 30 मेंबर्स होंगे, इससे जुड़ा हुआ है। और जे जो है वो हैदराबाद कर्नाटक रीजन में आंध्र प्रदेश की तरह जॉब रिजर्वेशन से जुड़े अधिकारों को प्रदान करता है। तो यदि 371 के अंतर्गत देखें तो 371 ए, बी, सी, उसके बाद एफ, जी, एच, ए, बी, सी और एफ, जी, एच, ये नॉर्थ ईस्ट के विशेषाधिकारों को सुनिश्चित करते नजर आते हैं और इन्हें ही आप संवैधानिक प्रयासों के अंतर्गत देखेंगे। रही वैधानिक प्रयासों की बात, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आप ये देखेंगे आफ्स्पा को लागू किया जाना, ये एक वैधानिक निर्णय था। नागालैंड से लेकर बाकी राज्यों तक फिर हटाया जाना, हमने चर्चा की। उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 1967 के तहत लगभग 14 संगठनों को बैन किया गया है, ये इसके अंतर्गत आएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास के लिए
पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूचित क्षेत्र जो 5वीं 6वीं अनुसूची के हैं वहां पर पंचायती राज को 5वीं अनुसूची में एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर ट्राइबल एरियाज में, तो पीसा कानून, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया कानून को लाया गया है। वो वन अधिकार संरक्षण कानून जो है जनजातियों का 2006 वाला, वो यहाँ लागू होता है। 2013 वाला भूमि अधिग्रहण कानून यहाँ पर पावरफुल कानून के तौर पर देखा जा सकता है। तो ये वैधानिक मामले हो जाएंगे जिनके माध्यम से सरकार ने प्रयास किया। वैधानिक के बाद तीसरे हिस्से पर कूटनीतिक प्रयास जो नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक एफर्ट्स नॉर्थ ईस्ट से जुड़े महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि भारत सरकार ये जानती है कि ये लैंडलॉक्ड पड़ोसी राज्यों से घिरा क्षेत्र है, तो यदि यहाँ पर दूसरे राज्यों के साथ जोड़कर काम नहीं किया जाएगा देशों के साथ तो दिक्कत होगी। और कूटनीतिक प्रयासों में सबसे पहला प्रयास लुक ईस्ट पॉलिसी है जो 90s के दशक में नरसिम्हा राव के समय शुरू हुई और इस नीति को फिर वाजपेयी जी आगे लेके गए। वर्तमान सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट में बदला है, जिसका मतलब है उत्तर पूर्वी साउथ ईस्ट एशिया के, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाना, आर्थिक संबंध, सामरिक संबंध, तकनीकी संबंध। ठीक, इसी लुक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत गंगा मीकांग सहयोग को देखा जाता है जो कल्चरल एफिनिटी का मामला है, हिंदू संस्कृति से जोड़कर इसे देखा गया है और विस्तार की बात की गई है। इसके अलावा आसियान के ठीक स्थायी मेंबर बनने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आसियान के सहयोगी सदस्य के रूप में हमारा बन जाना ये महत्वपूर्ण है। हम आसियान के रास्ते एपेक तक जाना चाहते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन के तौर पर है। ये भी सरकार के कूटनीतिक प्रयासों का हिस्सा होगा। सरकार के कूटनीतिक प्रयासों में ट्रांस एशियन रेल मार्ग है जो मणिपुर से होकर, बर्मा से होकर ठीक साउथ ईस्ट एशिया तक बिछाने की बात है। ट्रांस एशियन हाईवे है जो यहाँ से प्रस्तावित है। इसके अलावा यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस पाइपलाइंस की जो अनुमति दी गई है, बर्मा में और बांग्लादेश में भारी मात्रा में ऑयल एंड नेचुरल गैस मिलता है, तो यहाँ पर पाइपलाइन डिप्लोमेसी के तहत सरकार द्वारा काम किया जा रहा है, भारी निवेश किया जा रहा है पाइपलाइंस के निर्माण पर, तो ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा संकट जो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ हमारे पास था वो पहुंच का संकट था, और पहुंच के संकट के लिए हमने कई स्तरों पर काम किया है और यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट फैसिलिटी, कलादान मल्टी मोड ट्रांजिट फैसिलिटी, ये पूरा शब्द याद रखिएगा, ये अलग से प्रश्न बन सकता है। अब यहाँ स्थिति क्या है ये समझने की कोशिश की। ये हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, इस ढंग से यहाँ पर बनाएंगे। ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है, और ये आपका म्यांमार का हिस्सा है। तो हमने कहा यहाँ से आने में तो 22 किलोमीटर की पट्टी है और यहाँ से हमेशा आना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमने ये कोशिश की कि क्यों ना ये कलकत्ता है, कलकत्ता से पहले हुगली नदी के सहारे, फिर इंडियन ओशन के सहारे, ये हुगली है, फिर ये इंडियन ओशन है, हम बर्मा के सितवे पोर्ट तक जाएं और फिर इस सितवे पोर्ट से होते हुए ठीक कलादान रिवर के सहारे, कलादान नदी के सहारे हम आगे बढ़ें और आगे बढ़कर फिर एक हाईवे के रास्ते, हाईवे समझ रहे हैं, हम मिजोरम में प्रवेश करें, यानी यहां मिजोरम पहुंच जाए। अब इसे मल्टी मोड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पहले नदी है, फिर सागर है, फिर बंदरगाह है, फिर नदी है और फिर कलादान नदी जहां से खत्म होती है वहां पर हमने लगभग 129 किलोमीटर का हाईवे बनाया है। तो ये हाईवे जो है वो 129 किलोमीटर का है। ये जो कलादान रिवर में हम ट्रांसपोर्ट करेंगे ये 158 किलोमीटर का है और यहाँ से होकर जब हम आएंगे, ठीक है, इंडियन ओशन से होकर ये 539 है। इसको टोटल भी यदि हम कर लें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 600-700 किलोमीटर होता है, जबकि यदि यहाँ से घूमकर यहाँ जाना है पहाड़ से होते हुए तो ये 1500 किलोमीटर है, मतलब आधा रास्ता हो जाएगा। तो व्यापार करना हो, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट हो, ये जो कलादान मल्टीमोड ट्रांजिट फैसिलिटी है ये हमारे लिए चमत्कारिक सिद्ध होने वाली है। ये कलकत्ता को सितवे पोर्ट से जोड़ते हुए मिजोरम तक लेकर जाएगी, मिजोरम की राजधानी तक लेकर जाएगी। ये एक फैसिलिटी है जो बहुत प्रभावी मानी जा रही है। इसी प्रकार का दूसरा काम जो हमने किया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फिर यहाँ पर कलकत्ता है, ठीक है, और कलकत्ता से हमें अगरतला जाना है। अगरतला मतलब ये क्या है? त्रिपुरा है, अब नाम बदल दूंगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा भी हटा दो, ये है अगरतला, त्रिपुरा। तो अभी यदि कलकत्ता से त्रिपुरा जाना है तो लगभग 1590 किलोमीटर चलना पड़ता है। आप सोचिए यहाँ तो और भी ज्यादा होगा, मैं 1500 बोल रहा था, ठीक। हमने बांग्लादेश के रास्ते एक पैसेज ले लिया है कि हम बांग्लादेश से होते हुए अगरतला तक जाएंगे। तो ये जो कलकत्ता त्रिपुरा हाईवे है या कलकत्ता अगरतला हाईवे है, इसे अकुरा नाम की जगह है बांग्लादेश में, वहां से होकर गुजारा गया है। और ये रास्ता जो है, ये रास्ता 499 किलोमीटर का है
तो एक नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने में हमने अगरतला पहुंचने के लिए काम किया है, फिर यहाँ मिजोरम हमने आइजोल पहुंचने के लिए काम किया है, बाकी नॉर्दर्न जगहों पर जाने के लिए तो ऊपर का रूट भी सफिशिएंट हो सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी दिक्कत पहुंच की थी। तो ये वाला जो हाईवे है 2010 से बांग्लादेश के साथ इस पर काम चल रहा है और इसका नाम है अगरतला अकुरा कलकत्ता हाईवे। अगरतला अकुरा कलकत्ता हाईवे एक ये है, और दूसरा हमने कहा कलादान मल्टीमोड प्रोजेक्ट। तो ये पहुंच वाला जो मामला है ये डिप्लोमेटिक इसलिए माना जाएगा, डिप्लोमेटिक के अंतर्गत मैं इसको लूंगा, क्योंकि इसके द्वारा हमने विदेशों के दूसरे देशों के साथ समझौता करके ये प्रयास किया है कि हम अपनी पहुंच को नॉर्थ ईस्ट में मजबूत कर सके। हालांकि सितवे पोर्ट तक जब तक हम पहुंचे, चीन यहाँ पर काफी निवेश कर चुका था, वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की जो उसकी नीति है, भारत घेरने की नीति, उसके तहत। तो यहाँ पर बर्मा में चीन का निवेश हमारे लिए चिंता का विषय है और इसीलिए कलादान परियोजना उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हम ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं, इसको आप बता सकते हैं। तो ये आपका कूटनीतिक प्रयासों के अंतर्गत होगा। तो हमने संवैधानिक प्रयास बताए, हमने वैधानिक प्रयास बताए, फिर हमने आपके कौन से कूटनीतिक प्रयास बताए, ठीक है। और इसके बाद सरकारी विकासात्मक प्रयास सबसे महत्वपूर्ण है, और डेवलपमेंटल रणनीति जो है वो हमारी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण है। तो डेवलपमेंटल रणनीति के तहत क्या क्या किया जा रहा है ध्यान से समझिएगा। विकासात्मक रणनीति, याद रखो किसी भी जगह विद्रोह को दूर करने के लिए दो ही रणनीतियां होती हैं, एक होती है डेवलपमेंटल और दूसरी होती है डिफेंस। इसके अलावा जो तीन रणनीति थी उन पर हम चर्चा कर चुके थे। एक चर्चा हमने की है आपकी कूटनीतिक पर, इसके पहले संवैधानिक पर और वैधानिक पर। तो 5 हिस्सों में आप सुधार या प्रयास बताएंगे। डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी के अंतर्गत हमने सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में ठीक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, अधोसंरचना के विकास को केंद्र में लिया, और अधोसंरचना के विकास में हमने सड़कों का निर्माण, रेलवे का निर्माण, हवाई यातायात का निर्माण, ठीक, या फिर विद्युत प्रदाय करने की स्थितियां, संचार तंत्र का निर्माण, इन सब पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। 2008 में नॉर्थ ईस्ट विजन 2020 को लाया गया, नॉर्थ ईस्ट विजन 2020, जिसके तहत इन सारी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की बात की गई, ठीक। 2009 में, फिर से मैं कह रहा हूं, 2008 में नॉर्थ ईस्ट विजन 2020, 2009 में स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पैकेज, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज। 2010 में तय किया गया कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर का 9% नॉर्थ ईस्ट पर खर्च किया जाएगा। प्लान्ड एक्सपेंडिचर का मतलब जो योजनागत व्यय होता है, हालांकि अब तो हमने हटा दिया योजनागत गैर योजनागत, लेकिन ये कहा गया 9% नॉर्थ ईस्ट पर ही खर्च किया जाएगा, ठीक है। इसके आगे चलकर हमने, जो हमारी वर्तमान सरकार है, उसने विकास के लिए नॉर्थ ईस्ट एरिया में 2017 के बाद 2-3 परियोजनाएं शुरू की हैं, ठीक। इसमें हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो 1970s में हुआ था, उसको 2017 में नए तरीके से परिभाषित किया गया है। तो पहाड़ी क्षेत्र विकास योजना 2017 यहां पर आप बताएंगे। इसी प्रकार आकांक्षापूर्ण जिले, एम्बिशियस डिस्ट्रिक्ट जो हैं, 14 जो है आकांक्षापूर्ण जिले की पहचान की गई है नॉर्थ ईस्ट के इलाके में। हमारी स्मार्ट सिटीज में से 8 स्मार्ट सिटीज नॉर्थ ईस्ट में बनाई जा रही हैं, तो स्मार्ट सिटीज की स्थापना को इसके अंतर्गत बताया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल या उत्तर पूर्व में औद्योगिक विकास के लिए NEIDS, नॉर्थ ईस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के तहत 2017 से 20 के बीच 3000 करोड़ रुपए यहां औद्योगिकरण पर खर्च किए जाने थे। तो ये एक स्थिति के उसके तौर पर बताया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमको ना सिर्फ विकास कार्य करना है, बल्कि जनता को इसका एहसास करवाना है, और इसको कहते हैं सिविक एक्शन प्लान। तो सिविक एक्शन प्लान के तहत यहाँ ITBP, असम राइफल्स के जो जवान हैं, वो यहाँ पर क्या कहेंगे, सड़क निर्माण का कार्य कर रहे हैं, यहाँ स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, यहाँ स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं, यहाँ एजुकेशन से जुड़ रहे हैं, यहाँ हेल्थ से जुड़ रहे हैं, यहाँ स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, यहाँ पर आपदाओं के समय मदद कर रहे हैं, ताकि लोगों का दिल जीता जा सके, भारत के प्रति उनके विरोध को बदला जा सके, उनके आग्रह को बढ़ाया जा सके, भारत के प्रति प्यार को बढ़ाया जा सके, ठीक। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को वापसी का रास्ता देने के लिए भारत सरकार ने बहुत प्रभावी योजना 2016 में कही, जिसे कहा गया आत्मसमर्पण सह पुनर्वास योजना। ये योजना आगे चलकर नक्सली सरेंडर का भी मॉडल बनी। तो 2016 की आत्मसमर्पण सह पुनर्वास योजना जो है, इस योजना के तहत आप यदि सरेंडर करते हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इस योजना का आइडियल मॉडल त्रिपुरा में तैयार किया गया, जहां पर यह कहा गया कि यदि आप सरेंडर करते हैं तो आपके परिवार की सुरक्षा, ये पहली बात है। दूसरी बात, आपको एक मुश्त 2.5 लाख रुपए, जिस लेवल के आप आतंकी उग्रवादी होंगे उस हिसाब से 2.5 लाख रुपए देने की बात है। तीसरा, 36 महीने तक 4000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, ठीक। प्रोफेशनल स्किल ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा, आपके आवास की व्यवस्था की जाएगी, आपके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, आपके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। ये सारी बातें इतनी आइडियल है, मतलब देयर में भी पीपल हु में से कि चलो एक बार पहले उग्रवादी बनता हूं फिर आत्मसमर्पण करूंगा, क्योंकि नौकरी से अच्छा तो यही है। तो यही मॉडल आगे चल के नक्सलवाद में, तो नॉर्थ ईस्ट का आत्मसमर्पण सह पुनर्वास मॉडल भी बहुत पॉपुलर मॉडल है, जिसके अंतर्गत बात की गई है। तो ये सारी विकासात्मक बातें हैं जिनके अंतर्गत काम किया गया है।
इन विकासात्मक बातों के अलावा हमने कहा कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए मोदी गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में क्या किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर पूछा जा सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बाय मोदी गवर्नमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यदि ये अलग से पूछा जाए तो आप ये कहिए कि इंफ्रा डेवलपमेंट के 3 हिस्से होते हैं, रोड लिंक, रेल लिंक और एयर लिंक। ठीक, जहां तक रोड लिंक की बात है या रोड से जुड़े हुए जुड़ाव की बात है, तो यहां पर बहुत सारे मतलब 10,500 किलोमीटर के रोड निर्माण की परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें इम्फाल मोरो परियोजना है। मोरो से हम बर्मा की सीमा तक पहुंच जाएंगे और ट्रांस एशियन हाईवे का रास्ता बन जाएगा। इसमें दीमापुर कोहिमा परियोजना है, ये एक महत्वपूर्ण परियोजना के तौर पर देखी जाती है। ठीक है, तो दीमापुर वो परियोजना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा हिस्सा है, वहां पर बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में रोड डेवलपमेंट के लिए 2020 में अभी जब गए थे अमित शाह जी, 50,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि इन्होंने प्रस्तावित की। और अरुणाचल प्रदेश का ये वाला जो इलाका होता है जो चीन से जुड़ा हुआ है, यहां पर पूरे में एक हाईवे बनाए जाने की योजना है जिसका नाम होगा, ठीक, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे। अब नेचुरली ये फ्रंटियर हाईवे जो है ये पूरा तिब्बती सीमा से जुड़ेगा। अभी इस अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे को कनेक्ट करने के लिए अंदर के भागों से, मैं ये शब्द लिख रहा हूं ZK, ये नाम याद रखिएगा, जोराम कोलारियांग, जोराम कोलारियांग हाईवे का निर्माण किया गया है। ये जोराम कोलारियांग हाईवे है जो इसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक, 20 किलोमीटर का ये हाईवे आपको अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के साथ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो अरुणाचल प्रदेश में चलाई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि रोड कनेक्टिविटी को, रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बहुत सारे ब्रिजेस या पुल भी प्रस्तावित हैं। भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश अलग से क्वेश्चन हो सकता है, तो ये भी अरुणाचल असम को कनेक्ट करने वाला ब्रिज है, भूपेन हजारिका ब्रिज। दूसरा ब्रिज जो है वो है सिसेरी रिवर ब्रिज। सिसेरी रिवर ब्रिज ये दूसरा ब्रिज है जिस पर चर्चा की जा रही है। और इससे ज्यादा पॉपुलर ब्रिज है बायोरंग, BYORUNG, बायोरंग। बायोरंग ब्रिज जो है या बायोरंग ब्रिज जो है ये सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज है, इंडिया का पहला सिंगल लेन स्टील केबल। ये आर्किटेक्चर में मैकेनिक उसमें सिविल आर्किटेक्चर का हिस्सा है जिस पर बोला जाता है सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज है। तो महत्वपूर्ण पुलों का निर्माण अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पर किया गया है। अब देखिए, इन सब पर पहले पुल बनाए गए, रोड बनाई गई, लेकिन जैसे ही हमने ये अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे की घोषणा की है, अब चीन का रिएक्शन बहुत स्ट्रांगली सामने आ रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि ये चीन की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का हनन है, क्षेत्रीय संप्रभुता का हनन है। इससे भारत और चीन के बीच विश्वास बाधित होगा और इसके कारण द्विपक्षीय समझौतों पर भी असर पड़ेगा जो भविष्य में संकट का कारण बनेगा। तो पहली बार जो अमित शाह जी की विजिट, पहले नरेंद्र मोदी जी की विजिट हुई, उसको थोड़ा डाइल्यूटेड तरीके से इन्होंने कहा, लेकिन अमित शाह जी ने अभी 2020 में विजिट करके जो 50,000 करोड़ से इतनी सारी परियोजनाओं की बात की है, इसके बाद चीन अब स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है। तो भविष्य में ये देखने को होगा कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के विकास कार्य को साकार रूप दिया जाता है, क्योंकि चीन इसके साथ बहुत सहमत नहीं है। लेकिन अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया, उन्होंने एक IIT कैंपस की भी घोषणा की है अपनी उसी उसमें, और एक और चीज उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अरुणाचल प्रदेश में एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा जिसका नाम है तेजू एयरपोर्ट। तो तेजू एयरपोर्ट की घोषणा भी इसी के अंतर्गत की गई। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में सड़क निर्माण से जुड़े काम ये बड़े पैमाने पर आप चाहें तो ये बता सकते हैं कि इस दौरान देखे जा रहे हैं। हालांकि डेवलपमेंटल वर्क के अंतर्गत रेल लिंक भी एक महत्वपूर्ण एरिया होता है, और वर्तमान स्थिति के अनुसार हम ये देखें तो नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ 3 राजधानियां रेल लिंक से जुड़ी हुई हैं, गुवाहाटी, ईटानगर और आपका अगरतला। अगरतला यानी त्रिपुरा, गुवाहाटी मतलब असम, और जो आपका ईटानगर है वो अरुणाचल प्रदेश। इन 3 राज्य, लेकिन पहाड़ी जो चारों हैं, आपका नागालैंड की कोहिमा हो गई, मणिपुर की इम्फाल हो गई, मिजोरम की आइजोल हो गई, है ना, और मेघालय की राजधानी जो है शिलोंग, यहां तक अभी रेल लिंक नहीं पहुंची है। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है। अब इन क्षेत्रों तक रेल लिंक पहुंचाने के लिए हमने बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, बहुत एम्बिशियस बातें कही हैं। हमारे वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट में छोटे बड़े 491 रेल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, जिसमें 6.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। और 2021 तक
हमारी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी हो जाएगी। अभी वैसे हर राज्य में रेल है, लेकिन एक राज्य जहां तक रेल पहुंच नहीं पाई है वो मिजोरम है। मिजोरम की बाउंड्री तक जाती है, बरबी करके जगह है मिजोरम की बाउंड्री में, तो मिजोरम की बाउंड्री तक तो ये जाती है, लेकिन मिजोरम पहुंच नहीं पाती। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल को जोड़ने का जो काम है वो 2021 तक पूरा हो जाएगा। इसे आइजोल तक तो नहीं जाएगी, आइजोल के पास साइरंग नाम की जगह है, तो बारबी साइरंग प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। तो आपका यहाँ पर मतलब मिजोरम से थोड़ा बाहर, तो बारबी साइरंग प्रोजेक्ट के तहत 2021 तक रेल लाइन पहुंचने की योजना है या पहुंचाने की योजना है। ठीक, ऐसी ही दूसरी योजना सिक्किम से जुड़ी हुई है, ठीक है, जहां पर गैंगटोक को रेल लिंक से जोड़ने की बात है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर गैंगटोक को जोड़ना बहुत आसान काम नहीं होगा। इम्फाल को जोड़ने के बाद इम्फाल तक रेलवे लाइन ले जाने का काम 65% पूरा हो चुका है और इम्फाल से मोरे को जोड़ा जाएगा, जिससे ट्रांस एशियन रेलवे की परिकल्पना भी साकार हो। तो इम्फाल मोरे हाईवे भी है और इम्फाल मोरे रेल लाइन के विकास की भी बात की जा रही है। इसी प्रकार नागालैंड दीमापुर के पास तक रेल जा चुकी है, लेकिन दीमापुर से हमको शिलोंग लेकर जाना है, वो शिलोंग कह रहा हूँ सॉरी, कोहिमा लेकर जाना है, नागालैंड की राजधानी। तो कोहिमा के पास एक जगह है जुब्जा, ZUBZA। तो आप ये कह सकते हैं दीमापुर जुब्जा प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चल रहा है। तो आप इस तरीके से वहां पर भी रेलवे लाइन ले जाने की बात की जा रही है। तो ऑल द एरियाज जो अभी बच गए हैं रेल लिंक कनेक्टिविटी से, उनको भविष्य में जोड़ दिया जाएगा, ऐसे सरकार की मंशा है। एयर कनेक्टिविटी में जैसा हमने कहा कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट वहां पर बारदोली, ठीक है ना, लोक जननायक एयरपोर्ट जो है, गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट है वो है, उसका 1200 करोड़ रुपए देकर एक्सपेंशन किया जा रहा है, नए टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिक्किम में पैक्योंग, PAKYONG पैक्योंग एयरपोर्ट गैंगटोक में बनाया जा रहा है, जो सबसे ऊंचे एयरपोर्ट्स में से एक होगा, ठीक है, लगभग 5,000 फीट की ऊंचाई पर। और तेजू एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये वो सारे काम हैं जो डेवलपमेंटल वर्क्स के अंतर्गत आप बता सकते हैं। ये अलग से इंटरनल सिक्योरिटी से परे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से विकासात्मक कार्य नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत जो प्रयास सरकार के हैं उसमें आखिरी हिस्सा जो सुरक्षात्मक रणनीति का है, और सुरक्षात्मक रणनीति के तहत वो सारी बातें आएंगी। यहाँ सैन्य बलों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। अभी असम राइफल और ITBP को मर्ज कर दिया गया है ताकि उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़े। इसके अलावा सैन्य समझौते किए जा रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो शांति समझौते किए जाते हैं वो इसी के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। यहाँ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की लगभग 469 बटालियन और कोबरा की 10 बटालियन तैनात हैं। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जा रहा है, पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए काम किया जा रहा है। तो इन सारे, और इसके अलावा यहाँ सैन्य अभ्यास भी सरकार के द्वारा दूसरे देशों के साथ मिलकर, म्यांमार के साथ मिलकर, बांग्लादेश के साथ मिलकर किया जाता है। ये सारे सैन्य कार्यों के अंतर्गत आएंगे। कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट को शांत करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ने के लिए आपको सुरक्षात्मक, विकासात्मक और भावनात्मक तीनों स्तरों पर काम करना पड़ेगा। सुरक्षात्मक, विकासात्मक तो ठीक है, आपको भारतीय भावनाओं से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। उनके अंदर जो वंचना की भावना है, जो विद्वेष की भावना है और जो भारत में ना स्वीकारे जाने की भावना है, उस भावना को दूर करना होगा। नॉर्थ ईस्ट विजन या नॉर्थ ईस्ट संकट का ये जो टॉपिक था, मेरे विचार से थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को संयम के साथ सुने, पढ़ें। आप ये समझें कि इस टॉपिक के साथ हमने इनर लाइन परमिट, आफ्सपा, आर्टिकल 371 और डेवलपमेंटल वर्क इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये 3-4 सब टॉपिक्स आसानी से कर लिए हैं। तो ये टॉपिक आपको अलग अलग जगहों पर उपयोगी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।